नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Do you have a long-term vision to achieve success? An Academy brings you new batches starting from 23rd of June 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. Use the referral code ARPITA10 to get 10% discount. ARPITA10. 1-year batches for UPSC CSE are starting from 23rd of June. These batches are bilingual as well as in Hindi plus English language. 2 years batches for UPSC CSE are also starting from 23rd of June. Mission UPSC CSE 2023 बैच, लक्ष्य UPSC CSE 2023 GS की पूर्ण तैयारी बैच, and also the Expedition UPSC CSE 2023 English batch. Also, we have the Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC 2021 aspirants. We have designed it in such a manner that in these 4 months we will revise both pre as well as means based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for the prelims exam as well as for the mains, and these courses will be helpful for the aspirants. And the aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. These courses are covered in bilingual, Hindi as well as in English language. So do not miss the opportunity. Enroll now. The link is given in the description box below the video. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इट इज़ द सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. I've divided the lecture into 3 parts: health, then आपका एजुकेशन एंड देन द ह्यूमन रिसोर्सेज. वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द हेल्थ पार्ट. अगर हम राइट टू हेल्थ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राइट टू हेल्थ डायरेक्टली दो एज अ फंडामेंटल राइट नहीं इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक मेजर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द पीपल. अगर हम पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कि विच इज़ द DPSP इम्पोज्ड ड्यूटी ऑन स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली डज नॉट प्रोवाइड्स द राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो इस एरिया में इम्प्रूव करे कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर को फॉर द पीपल. और आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दैट जो हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव है, जो हेल्थ का जो पार्ट है, इट डायरेक्टली कम्स अंडर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जिसको कि हम डायरेक्टली देखते हैं प्रीएम्बल में. बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट सीक्स टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, and it also provides a framework for the achievement of the objectives laid down in the preamble. अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ सिस्टम की और स्पेशली कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो देखिए, दो एज फार एज डेवलप्ड नेशंस लाइक द वेस्टर्न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, उसके अगर हम कंपैरिजन में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं स्पेशली पब्लिक हेल्थ का, तो वो इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव है, और इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है. बट आपको ये बात याद रखनी है कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो चरमराया नहीं, उसने रीजनेबली वेल परफॉर्म करा इन ऑर्डर टू टैकल द पेंडेमिक. वी कैन नॉट से दैट इट वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट वी कैन गेट, बट इट वाज रीजनेबली वेल. बिकॉज अगर हम डेटा में बात करें तो 70% जो हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में हैं वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से आती हैं डायरेक्ट, और जो बाकी की 30% हैं वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम से आती हैं, उसमें भी वो जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जिसमें स्टेट और सेंटर भी आ सकता है. तो 30% का 100% के लेवल पर काम करना, एक रीजनेबली वेल लेवल पर काम करना, कोविड-19 जैसी सिचुएशन को टैकल करना बहुत बड़ी बात है. द करंट पेंडेमिक reiterates the importance of public health system, and thus there is a need to address the constraints and to revamp the public health system. लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं. सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर इंडिया में स्पेशली है लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज. हमारी जो अभी की एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो है इंडिया का, वो बहुत लिमिटेड है. उसमें बात करी जाती है केवल प्रेगनेंसी केयर की या चाइल्ड केयर की, वो भी लिमिटेड चाइल्ड केयर, और केवल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं केवल वहाँ पर वही प्रोवाइड होती हैं. दिस रिप्रेजेंट्स ओनली 15% ऑफ ऑल मॉर्बिडिटीज फॉर विच पीपल सीक केयर. आप देखेंगे साइकोलॉजिकल जो केयर है या जो मेंटल हेल्थ की जो हम बात करते हैं,
उस तरीके का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत भारी लैक में देखने को मिलता है, क्योंकि हम प्राइमरी पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सारे जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ चुके हैं, या अगर वो इंडिया में है तो उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल लेवल या मेंटल हेल्थ डिजीज़ इस तरीके की कोई चीज़ होती है, बिकॉज इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इसका बहुत बड़ा लैक है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो है, जो 70% मार्केट को कवर करता है, वहाँ पर आपको ये सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं वो इस तरीके की सर्विसेज को पब्लिक हेल्थ सिस्टम द्वारा डायरेक्टली नहीं ले पाते। ऑल्सो देयर इज सप्लाई साइड डेफिशिएंसीज, द पुअर हेल्थ मैनेजमेंट स्किल्स एंड लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सपोर्टिव सुपरविजन फॉर हेल्थ वर्कर्स ऑल्सो प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है कोविड-19 पेंडेमिक में, जहाँ पर जो मेडिकल ऑफिशियल्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, एक्सटेंसिव रूप से ज़रूरत पड़ी, बट बिकॉज मेडिकल कोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट है, जिस तरीके से एजुकेशन से वो कनेक्टेड है, and the red tapeism and the black marketing of the seats in the medical colleges is also one of the important challenges जो कि हमें फेस करना पड़ते हैं, जिससे सप्लाई साइड डेफिशिएंसीज भी आती हैं। इसमें एक बड़ा चैलेंज इनएडिक्वेट फंडिंग का भी है, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ फंडिंग हैज़ बीन कंसिस्टेंटली लो, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.3% ऑफ GDP, जो कि काफ़ी कम है। अगर OECD की हम बात करते हैं उनके डेटा के पर्सपेक्टिव से, तो वो अराउंड 2.3% ऑफ GDP है। लेकिन आपको अपने जो एग्ज़ाम में जो डेटा लिखना है, इट इज़ दी अप्रॉक्सीमेटली 1.3% ऑफ द GDP, जो कि बहुत ही कम है। प्लस जैसे आप देखें पुलिसिंग सिस्टम जो है, वहाँ पर भी ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेम प्रॉब्लम हेल्थ में भी देखने को मिलती है। कोई सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं पब्लिक हेल्थ के लिए, दो एक सिस्टम बना हुआ है, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के साथ कभी ना कभी ओवरलैप करती हैं उनकी जुरिस्डिक्शन, और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें पैदा होती हैं, जिससे ना तो सेंटर या स्टेट को कोई फ़र्क पड़ता है, बट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ये गरीब लोगों को, वो लोग जो कम रुपए में अपना इलाज चाहते हैं और पब्लिक हेल्थ सिस्टम से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहते हैं। And also the suboptimal public health system. Due to this, it is challenging to tackle non-communicable diseases, which is all about prevention and early detection. लेकिन prevention and early detection का जो methodology है वो इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए कुछ ही सिलेक्टेड सर्विसेज के ऊपर फोकस किया। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है इनेबलिंग प्रिवेंटिव केयर। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दिस इज़ द सेम रीज़न कि अगर हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर दें, और उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों को प्रिवेंशन की ओर ले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो एक्सपेंडिचर जो बहुत ज़्यादा लगता है ऑन दोज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, वो एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाएगा। ऐसे केस में हम नॉट जस्ट विल बी एबल टू फाइंड मोर हेल्दी पीपल, बट उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स पर, एजुकेशन पे, और आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ऐसे क्राइटेरियाज में भी देखने को मिलेगा। These health and wellness centers will act as the pillar of preventive care and gateway for access to secondary and tertiary health services. Thus, there is a need to accelerate the establishment of a network of the HWCs, जिनको कि Health and Wellness Centers की शॉर्ट फॉर्म भी कहा गया है, for this extra funding through corporate social responsibility. CSR की एक्टिविटीज़ के थ्रू इसकी फंडिंग भी हम रेज कर सकते हैं। The second thing is bringing behavioral change. देखिए इंडिया में जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर ही बिहेवियरल चेंज आना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर पीपल कि वो सही खाना खाएं, सही टाइम पर सोएं, वो अपनी हाइजीन को मेंटेन करें और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें एक्सरसाइज के साथ। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ भी प्रिवेंटिव केयर को इनेबल कर पाएगी। इसमें काफ़ी सारे आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे आपका स्वस्थ भारत जन आंदोलन ऑन द लाइन्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अगर इंडिया हेल्दी रहेगा तो प्रिवेंटिव केयर बढ़ेगी, प्रिवेंटिव केयर अगर बढ़ेगी तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में एक्सपेंडिचर घटेगा, जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप दैट कुड बी टेकन इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए अगर स्टेट का जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करता है सेंटर के साथ या सेंटर का स्टेट के साथ, ऐसे केस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गिवन द मेजर रोल दैट स्टेट्स हैव टू प्ले इन क्रिएटिंग हेल्थ
systems across the country, allocations provided by the Finance Commission can become the critical catalyst for transforming the nation's health. Plus, the state government should be incentivized to invest in creating a dedicated cadre for public health at the state, district and block levels. फंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. पब्लिक फंडिंग जो है हेल्थ के ऊपर वो इंक्रीज़ करी जानी चाहिए ऑलमोस्ट अराउंड 2.5% के करीब, यानी कि 2.5% इंक्रीज़ करी जानी चाहिए. बट अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें, इट इज़ जस्ट 1.3% ऑफ द जीडीपी. 2.5% की रिकमेंडेशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी देखने को मिलती है. प्लस हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ अ नीड that we make the nutrition, water, sanitation and hygiene part of the core functions of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़. और ये डिसेंट्रलाइजेशन इस लेवल पे होना चाहिए कि ये बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ तक पहुँचे, ये जस्ट स्टेट तक ही जो है लिमिटेड ना रहे. प्लस इंडिया में हमेशा से एक जो बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है वो है नोडल एजेंसी की क्रिएशन. हमने कभी भी एजेंसीज़ की फॉर्मेशन हुई है हेल्थ एजेंसीज़ की, बट नोडल हेल्थ एजेंसीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई है, जिसकी कि अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ स्टैक इज़ दस अ ग्रेट स्टेप बाय टेकन बाय द नीति आयोग इन द राइट डायरेक्शन. बट अभी वो स्टेप लेना जो है उसमें उसे ऑपरेशनलाइज होने में टाइम लगेगा, बिकॉज नोडल हेल्थ एजेंसी की वजह से सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है एक सेंटर हब स्पॉट जिस पे कि काम किया जा सके उसकी एब्सेंस है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में हेल्थ एजेंसीज नहीं है, इंडिया में है, बट नोडल हेल्थ एजेंसी एज सच बड़े लेवल पर कोई भी नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ डेजिग्नेटेड There is a need to create a designated and autonomous focal agency with the required capacities and linkages to perform the functions of disease surveillance, information gathering, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कोविड-19 पैंडेमिक में भी हमें देखने को मिला, as well as the national health statistic and non-health departments, maintenance of the statistics, enforcement of public health regulations and dissemination of information to the public. अब अगर ऐसी नोडल हेल्थ एजेंसी नहीं होती है, उसकी वजह से होता ये है कि अगर आप देखेंगे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक में अपोजिशन के लीडर्स ने काफ़ी बार कमेंट करा और ऐसा डीमेरिट भी बताया हमारे एजेंसीज़ को, और जो सेंटर में जो अभी गवर्नमेंट है पावर में उसके ऊपर भी काफ़ी बार कमेंट किया, एक क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जो उनके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, उनमें वो कई जो है चेंज है या फ्लॉज हैं. सो इसका सारा का सारा जो पार्ट है वो आ जाता है नोडल हेल्थ एजेंसी की एब्सेंस या लैग की वजह से. Now this is the Indian healthcare system and the bifurcation. इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड किया हुआ है. पब्लिक फर्दर डिवाइड हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर. प्राइवेट फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में डिवाइड हो जाता है फर्दर. अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेंटर एंड द स्टेट पार्ट. सेंट्रल के अंदर डायरेक्टली आपका ESIDH यानी कि आपका एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज और एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स आ जाता है. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आफ्टर दैट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एंड द नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जिसमें कि टर्शरी हॉस्पिटल्स भी आते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर डायरेक्टली सेंट्रल से जो चीज़ कनेक्टेड है वो है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के जितने भी आपके क्लिनिक्स या जो छोटी हॉस्पिटल्स होते हैं. देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट इज़ फर्दर डिवाइडेड रूरल एंड अर्बन. अगर रूरल में बात करें तो आपका आता है दी CHCs, दी PHCs यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, सब सेंटर्स और एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स जो कि NGO से पार्ट करते हैं. अगर अर्बन में बात करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जिनको कि रेफरल हॉस्पिटल्स भी कहा जाता है, स्पेशल डिजीज़ हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और ताल्लुक अस्पताल यानी कि ताल्लुक हॉस्पिटल्स भी डायरेक्टली आपके स्टेट के अंडर आते हैं जो कि फर्दर कनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में. और अगर हम डिवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द डिस्पेंसरीज, बेस हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रेलवे डिस्पेंसरीज एंड रेलवे हॉस्पिटल्स. बट अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो वो फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में डिवाइड हो जाता है. नॉन प्रॉफिट के अंदर आपके जितने भी मिशनरीज या रिलीजियस हॉस्पिटल्स हैं या नॉन रिलीजियस बट चैरिटेबल ट्रस्ट डिस्पेंसरीज हैं वो सारे आते हैं, जिसमें कि नॉन प्रॉफिट मेन या जिसमें सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है फ्रॉम दी नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, बट जिसमें जो डिस्काउंटेड रेट पर आपको मेडिसिन प्रोवाइड होती है दे कम अंडर द नॉन प्रॉफिट पार्ट. इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लिनिक्स हैं वो भी आते हैं और आउटरीच प्रोग्राम्स जो कि आप कई बार टेम्पल्स में
या फिर कई बार पार्क्स में देखते हैं, वो भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का ही पार्ट है। अगर फॉर प्रॉफिट की बात करें तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स ऑल कम अंडर डायरेक्टली अंडर द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। Now we'll be talking about एजुकेशन। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश रूल में। पहले गुरुकुल्स का कल्चर था, बट ये कल्चर जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इवन आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड 6 फंडामेंटल राइट्स, जिनमें से कि एक राइट टू एजुकेशन भी था। इट अलाउड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 and 14 years, between the age of 6 and 14 years, and the education system is mainly divided into the pre-primary, primary, elementary and secondary education, जिसको कि फॉलो किया जाता है बाय द हायर स्टडीज, जिसको हम कॉलेज समझते हैं आज। However, there are many drawbacks and loopholes in this system which if curbed can work for the overall development of the country. अब इसके लूपहोल्स क्या हैं? देखिए, इश्यूज एजुकेशन के बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू एक्सपेंडिचर या फंडिंग का आता है, जो कि सेम इशू हमने हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी देखा। दो फंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा अलॉट किए गए हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं कि कंप्लीट इंटायर जो इंडिया है और एजुकेशन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसको कवर किया जा सके। ग्रॉस एनरोलमेंट पैटर्न ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज एज फार एज द अटेंडेंस पार्ट इज कंसर्न, जो कि एजुकेशन से डायरेक्टली लिंक है। Plus, capacity utilization is also a very important issue that we need to see, because the world now needs creative minds and the government must encourage schools to boost the students to utilize their capacities to the max and not let their ideas go unheard. Also, the infrastructure facilities are very important. अगर better infrastructure provide किया जाएगा गवर्नमेंट schools में, तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हम expand कर सकते हैं as far as the gross enrollment pattern is concerned. देन दी PPP मॉडल, दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अगर इस मॉडल को हम इनोवेशन के साथ स्कूल सिस्टम में भी अडॉप्ट करेंगे, दस दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मस्ट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, बिकॉज गवर्नमेंट का केवल रोल, अब अगर आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें जहाँ पर कैपिटलिस्ट हर चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल काम करेगा। और यही हमें देखने को मिलता है इन स्टेट्स लाइक दिल्ली, जहाँ एंड इवन इन स्टेट्स लाइक मुंबई, महाराष्ट्र एंड प्लेसेस लाइक मुंबई, जहाँ पर आपको PPP मॉडल काफ़ी सारे स्कूल्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एजुकेशन का जो सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है। बट अगर इस PPP मॉडल को केवल एक्सपेरिमेंटेशन की तरह नहीं बल्कि हर जगह हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, देन द इश्यूज विल बी रिजॉल्व। Now the student teacher issue is also very important, because the number of students in search of proper education is way more in comparison to the teachers and the faculty available. Thus, qualified teacher must be appointed to impart knowledge for the future of the country. The next issue is the accreditation and branding, because हमारा कहीं ना कहीं quality standards when we are comparing it to the education system and infrastructure of the West is very very less. इसलिए एक्रेडिशन और ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कई बार देखेंगे न्यूज़पेपर में कि UGC जो है, अंडर ग्रेड कमीशन, वो कई बार लिस्ट निकालते हैं काफ़ी बार इन एवरी 6 months और सो, जिसमें कि काफ़ी फेक यूनिवर्सिटीज़, फेक कॉलेजेस और जो एक्रेडिट नहीं होते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्टफ helps to maintain the quality standards as well. And students studying abroad is also one of the issues, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ मस्ट वर्क ऑन देम, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए और वो इंडिया में रहकर ही अपनी कंट्री को एम्पावर कर पाएँ थ्रू देयर नॉलेज। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ब्रेन ड्रेन जैसे ऐसे में भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? देखिए, पहला सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड। India is moving towards digital education, and this will help in building the innovative minds of students and the youth of the country. लेकिन अगर इवन डिजिटल एजुकेशन के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, दो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर की इतने बड़े लेवल पर ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज आर स्टिल बीइंग फेस्ड। चीप इंटरनेट टू बी प्रोवाइडेड इन द रूरल एरियाज, Tier 3 cities is still a very big thing to have. And this will bring a transformation in the Indian education system, and the authorities and government must encourage and boost the young minds to focus on overall development rather than just the book learning and rote learning things. Now also the second solution is quality of education.
देखिए बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जब हम बात करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ की। हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की। अगर आप इंडिया में भी टायर 1 सिटी के एक स्कूल और एक रूरल एरिया के स्कूल की एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स की बात करें, वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होंगे। सो द स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अगर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी बेस लेवल की जो इनइक्वालिटी का जो पार्ट है उसको भी हम स्टैंडर्डाइज कर कर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर पाएंगे। और इससे अनबाइज्ड नॉलेज जो है वो हर जगह पर नहीं होगी, सब बाइज्ड नॉलेज हर जगह पर नहीं होगी, और अनबाइज्ड नॉलेज और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल पाएंगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज ऑल्सो मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल। इसलिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर अफोर्डेबल बट लैक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फंडिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। प्लस ऑल्सो ऑन द अदर हैंड देर आर वेरियस प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ज़्यादा हाई फीस मांगते हैं, या जिन हु डिमांड वेरी हाई फीस एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आर इक्विपमेंट टू स्टडी। दिस डिस्पैरिटी मस्ट बी वर्कड अपॉन बाय द गवर्नमेंट, मस्ट मेक एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसको काउंटरएक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो मॉडल है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल है, जिसको कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। Now, what are the different schemes and campaigns to boost education system in India? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, एंड वेन एवर यू आर एबल टू फाइंड एनी न्यूज़ रिलेटेड टू दीज स्कीम्स और कैंपेन्स, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट। जैसे कि आपका सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है विच वॉज लॉन्च्ड इन 2001 विद एन एम टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल, strengthening the existing infrastructure of schools and construction of new schools. Then the National Program for Education of Girls at Elementary School. It is a focused intervention of Government of India to reach the hardest to reach girls, especially those not in school. यानी कि जो रूरल एरियाज में भी जो टायर 3 रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हम रीच कर पाएँ। ऑल्सो द मिड डे मील स्कीम, इट इज़ 1 meal that is provided to all children enrolled in government schools, government aided schools, local body schools एंड ऑल्सो दी STC जिनको कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स भी कहा जाता है, मदरसाज और जितने भी मकताब हैं अंडर दी सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम aiming at enhancing secondary education and increasing the enrollment rate by providing a secondary school within a reasonable distance of every home। इस स्कीम की वजह से होगा ये कि जो आपका एनरोलमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है अगर वो भी बढ़ेगा तो हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने के मार्ग पर चलने लगेंगे। नाउ द स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स is also one of the important scheme. The scheme would facilitate education for minorities by augmenting and strengthening school infrastructure in minority institutions in order to expand facilities for formal education to children of minority communities। इससे कहीं ना कहीं सोशल एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें, दिस इज अ वेरी फ्लैगशिप स्कीम। द स्कीम इज टू प्रमोट द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन इंडिया। Now talking about human resources from the point of country रेफर करता है people who contribute to the growth and economic development, and some examples are people who are employed in an organized sector contributes to direct taxes। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंडिंग होगी और उसकी वजह से हम अच्छे से जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे। people who are employed in an organized sector also indirectly contribute to the economy because कहीं ना कहीं इवन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से भी इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होगी ही। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पब्लिक सर्विस आर नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी हम सब जो है अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देन स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन आर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज दैट द कंट्री वुड रिक्वायर। इसलिए एजुकेशन हेल्थ जैसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंटेन करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। In general socio-economic upliftment of people through poverty alleviation या urban slum development या rural development में भी human resource development बहुत important है। Now there are certain data that you can write down in your mains answer writing that India has a population of 1.25 billion and its huge population is a great advantage for India,
Another notable feature of Indian population its demographic dividend. It refers to the people जिनकी जो एज ग्रुप है वो 15 to 59 ईयर्स है, and more than 63% of Indian population lies within this age group. And hence, India has a tremendous potential for providing education and creating additional employment and thus improve its economic growth. But आपको समझना पड़ेगा, there is also this term known as the demographic disaster. अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया बाय द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज आर नॉट मेड इन दैट फैशन दैट कैन हेल्प आउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, वरना इसकी बजाय डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है. ऐसी सेम कंडीशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी, सोमालिया, नाइजीरिया जैसे कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी, जहाँ टेररिज्म इज़ ऑन द राइज और डेमोग्राफिक डिजास्टर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए, इंडिया नीड्स टू यूटिलाइज इट्स पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इसको हम 4 स्टेप्स में कर सकते हैं. पहला है क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स. देन द सेकंड वन इज क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना. देन स्किलिंग आर पॉपुलेशन. अगर स्किल सेट होगा आपके पास नॉट जस्ट mere डिग्री बट स्किल्स आर देयर, आप इंडस्ट्री के लिए एक अच्छे एसेट हो सकते हैं. एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Now, what does comes under the creating entrepreneurs? देखिए, creating more entrepreneurs is more important because इससे अनएम्प्लॉयमेंट की तो सिचुएशन शॉर्ट रन में भी एक तो कम होगी, प्लस इन द लॉन्गर रन ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो एक्सपेंड कर पाएगा. अगर वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टार्टअप अगर अपना स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से जॉब क्रिएशन और ज़्यादा बढ़ेगी लॉन्गर रन में भी, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी. तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टर्म में फ़ायदा मिलेगा. Plus, government has launched its ambitious Startup India and Stand Up India programs to achieve this. अगर हम स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम्स की बात करें, द स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे एम एट क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग ईजियर एक्सेस टू फंडिंग. जो इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रिटिक देखने को मिलता है वो है दैट इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली दैट यू विल गेट एनी एंजल इन्वेस्टर और फंडिंग फ्रॉम समबडी. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कम अप विद स्कीम जिससे कि जो स्टार्टअप में फंडिंग की ज़रूरत है और ईजियर एक्सेस की ज़रूरत है ऑफ फंडिंग वो आसानी से मिल पाए. इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी लेस लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है सही स्टार्टअप में इन्वेस्ट हो पाएगी. द स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, SCs एंड ST कम्युनिटीज़ एंड रूरल इंडिया इज ऑल्सो एम्ड टू बी कवर्ड थ्रू द दीन दयाल उपाध्याय सविन्य योजना. ना तो क्वेश्चन कम्स व्हाट इज अ स्टार्टअप. देखिए, स्टार्टअप की बेसिक डेफिनेशन ये है, एक ऐसी एंटिटी जिसमें कि एक मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से आप फाइनेंस जनरेट कर पाएँ विच इज़ लेस देन 5 year ओल्ड और जिसका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम हो इन द लास्ट 5 years एंड इज कंसर्न विद रिसर्च या फिर इनोवेशन या टेक्नोलॉजी या इनमें से 2 या कोई भी 3. Now the creation of more jobs is also very important as far as the proper use of human resources is concerned. India has achieved a tremendous economic growth in the past decade. However, ये जो ग्रोथ है इसने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब बनाए, लेकिन उस जॉब की वजह से ग्रोथ भी आई, बट देर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल जिनके पास स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं जिसको कि हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ होना. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, बट गवर्नमेंट नीड्स टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड हैव मोर फंडिंग जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अनस्किल्ड या इवन स्किल्ड लेबरर्स हैं उनको यूज़ कर पाएँ. Thus the government announced its flagship scheme that was the Make in India program. Now what was the follow-up to this scheme? India emerged as the top global destination for foreign investment after the launch of Make in India scheme. It focused on 25 major sectors of the economy and as a policy measure 100% foreign direct investment is allowed in most of these sectors. इसकी वजह से फंडिंग का जो मेन जो क्रिटिक रहता है या जो मेन ऑब्स्टिकल है वो हट जाएगा. Ease of doing business was also improved to facilitate the companies to set up their business in India easily because setting up business in India पहले और अगर हम आज की सिचुएशन में कंपेयर करें तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. पहले ब्यूरोक्रेसी की वजह से या जो रेड टेपिज्म है, करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलती थी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत नीचे के लेवल पर था. बट नाउ अगर हम बात करें, इंप्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिला ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में.
नाउ इम्प्रूविंग स्किल डेवलपमेंट, देखिए स्किल डेवलपमेंट रेफर्स टू इम्पार्टिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स। एक होता है थियोरेटिकल स्किल्स और एक होता है एम्प्लॉयबल स्किल्स। एम्प्लॉयबल स्किल्स आपको जॉब पर काम करने के लिए मदद करता है। थियोरेटिकल स्किल्स आपको बेसिक लेवल पर एक फाउंडेशन एक्सपोजर देता है रिगार्डिंग दैट जॉब। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट आर नॉट मेट बाय द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। इसलिए जो थियोरेटिकल स्किल्स हैं और जो एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं उसमें जो गैप है वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिया में स्पेशली उसे फुलफिल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से इवन यू विल सी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। It is estimated that only 2.3% of the workforce in India has undergone formal skill training as compared to 75% in Germany and 68% in the UK. You can definitely write these data down in your mains answer writing practice. Now, there are certain schemes which are related to the skill development programs like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and also the Skill India. Now, focusing on creating rural employment opportunities. The rural employment opportunities can be created by improving the skills of the rural population। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को सेटअप करते हैं विलेजेस में, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लो स्किल्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की ज़रूरत होती है रूरल एरियाज में। Now, very important scheme, Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. I'm sure you must have read this scheme in the economics part as well. It serves twin purposes. पहला पर्पस है creating employment यानी कि 100 days of guaranteed employment, and the second one is building community assets. This work is generally taken up under the Manrega scheme are constructing rural roads, toilets in schools, providing water for agriculture through digging of open wells, और even renovating the traditional water bodies. एंड इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज ये है दैट इट प्रोवाइड्स वेज टू द एम्प्लॉयज़ टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज़ एंड दस इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। इससे उनका पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन बेटर बार्गेनिंग पावर फॉर इंडिविजुअल्स, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज अपनी जो है वो डिमांड कर पाएँ फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़। एंड वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस दैट इट रिड्यूस्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब्स, जिससे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है और एक्सेसिव रिसोर्स एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भारी गिरावट आती है। बट देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस एज वेल। पहला डिसएडवांटेज ये है दैट दिस स्कीम इट डजंट प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम एज द एम्प्लॉयमेंट इन सीजनल इन नेचर। बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट सीजनल हो जाएगा नेचर में तो फिक्स्ड इनकम आना ज़रूरी नहीं है। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर because the nature of work is inferior to a skill based और a self employment based work। और इस स्कीम की वजह से कोई पर्टिकुलर स्किल्स जो हैं वो एक इंसान या एक इंडिविजुअल नहीं सीख पाता, एंड दिस द एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर इन दिस प्रोग्राम्स डिड नॉट काउंट व्हेन दे सीक न्यू जॉब्स। ऑल्सो इट हैज़ नॉट एनकरेज द पुअर एंड वीकर सेक्शंस टू टेक द एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में कैजुअलाइजेशन को देखते हैं। Now this was all for today. Thank you. Unacademy, let's crack it.